नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से देश की बात हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर भाऊ तोरसेकर सर मौजूद हैं। सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आज महाराष्ट्र की सियासत में जो बड़ा खेल हो रहा है सर, बीएमसी का किंग कौन बनेगा, इसे लेकर सर चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि सुबह सुबह ही एक बड़ी खबर आ गई जो अपने दर्शकों को भी बता देते हैं सर, कि महाराष्ट्र की सियासत में अंबरनाथ में सर कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी कांग्रेस के साथ ही चली गई। बीएमसी में तो अभी इंतजार है 15 तारीख का, लेकिन उससे पहले ये क्या हुआ है सर ठाणे के अंबरनाथ में? तो एक बात समझ लो कि ये लोकल छोटे छोटे जो इलाके होते हैं तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो जाता है, वो पॉलिसी नहीं होती। हम एक बोल गए कि चावल के बोरे में अगर दो चार कंकड़ है तो वो कंकड़ नहीं कहे जाते, या उसको मिलावट भी नहीं कही जाती। अब 288 200 288 ये नगर परिषद के चुनाव हो गए थे, उसमें 288 में एक दो जगह है, तो उसको हम पूरा का पूरा बीजेपी की नेशनल पॉलिसी बोलने लगे तो हम गलत है, हमारी समझ गलत हो जाती है। और लोकल लेवल पर मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा। पालघर में कोई डहाणू या कोई नगर परिषद थी, वहां चुनाव हो गए थे, मैं 12-14 साल पहले की बात कर रहा हूं, और उधर ओबीसी के लिए रिजर्वेशन निकल आया, तो मेजोरिटी उस वक्त के शिवसेना के पास थी, या सॉरी एनसीपी के पास थी, और उनका कोई ओबीसी महिला थी ही नहीं। तो ओबीसी महिला थी किसके पास? एनसीपी के पास। तो एनसीपी का नगराध्यक्ष शिवसेना ने चुना था, तो उसको क्या करेंगे? हमारे यहाँ कानून इतने हैं, जंगल कम है लेकिन कानून का जंगल ज्यादा है। तो यहां से टांग छुड़ाएंगे तो वहां हाथ फंस जाता है, हाथ को छुड़ा ले तो नाक फंस जाता है। इस ढंग के जो रूल हमने बना के रखे, तो उसमें गड़बड़ है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसका। हाँ देखो, बीएमसी में पूना कॉर्पोरेशन में ऐसा कहीं हो रहा है तो उसका सोचना पड़ता है। वैसे तो आपको बोल दूं 73 में 52 साल पहले वंदे मातरम कहना होगा, इस देश में रहना होगा, ये स्लोगन पर बाला साहब ठाकरे ने कॉर्पोरेशन के चुनाव 1973 में लड़े थे। अमीन खांडवानी नाम के कांग्रेस के कॉर्पोरेटर मुस्लिम थे, उन्होंने वंदे मातरम का इंसल्ट किया था कॉर्पोरेशन में। तो वो चुनाव बाद में आया हुआ चुनाव 2 महीने में वो वंदे मातरम पर चला गया। लेकिन उस चुनाव में मुस्लिम लीग के 11 कॉर्पोरेटर चुन के आए थे, और सुधीर जोशी जो शिवसेना के मुंबई के उस वक्त मेयर बने, वो मुस्लिम लीग के सपोर्ट से बने। तो अब उसको क्या बोलेंगे? बाला साहब गलत थे? नहीं, वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। कांग्रेस को अलग रखना है तो दूसरी किसी को साथ लेना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट और पॉलिसी, उसमें फर्क होता है। ये किसी तरीके से गठबंधन के अंदर किसी प्रकार की रार की तो वो नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बेटे का भी बयान आने लगा है इसी पर। नहीं नहीं, ये तो देखो, ये यही तो हम बोलते हैं ना, आपको सर्दी हुई है तो मैं बोलूं आदर्श अभी एकदम आईसीयू में है एडमिट, आदर्श का कोई अभी बचा नहीं है। आपको तो सिर्फ सर्दी खांसी हुई है ना। हाँ। तो हमारा पूरा जो बॉडी है उसमें थोड़ा किधर इधर उधर हो जाता है, सर दर्द हो गया तो हो गया, हम आईसीयू में भर्ती हो गए नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो, बंगाल में जब 20,000 से ज्यादा अनअपोज चुनकर आए, सुप्रीम कोर्ट को उसका दखल लेना पड़ा था, और हमारे यहाँ 200 भी नहीं है, लेकिन देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो ये जो है ना, ये हमारी समझ की दुविधा है, हमारी समझ की बीमारी है कि किसी कोने में अगर कचरा है, हमारे घर में, हमारा घर साफ नहीं होता क्योंकि हमारे घर में अपना टॉयलेट होता है, इसका मतलब पूरा घर गंदगी है, हमारा पूरा घर टॉयलेट है? नहीं। घर में रहते हुए थोड़ी गंदगी की जगह हम बनाकर रखते हैं तो उसको घर को टॉयलेट नहीं बोलते, ये पहले समझ लो। किसी 200 या 500 कॉर्पोरेट नगर पालिका है, उसमें एक दो जगह इधर उधर कुछ हो गया तो उसका मतलब पूरे का पूरा पॉलिसी नहीं है। ये थोड़ा समझना चाहिए, जिसको तारतम्य बोलते हैं। क्या जो हम भी देखो, हम आते जाते हैं सच बोलते हैं,
लेकिन कहीं कहीं अपनों से भी झूठ बोल लेते हैं। इसका मतलब हम झूठे हो गए? बिल्कुल नहीं, वो जिंदगी की एडजस्टमेंट होती है। अगर ये हम नहीं समझ पाते तो हम बुद्धू है। आम जनता बुद्धू नहीं है, उनको समझता है कि यहां एडजस्टमेंट की जरूरत थी, इन्होंने कर लिया। लेकिन बात ये हो गई ना कि ये डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फैल गया है कि किधर भी एक हम बच्चे थे तब हमने बच्चों की किताबों में एक कहानी पढ़ी थी। एक खरगोश था, वो कहीं एक पत्ता गिर गया तो वो भागने लगा, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया, भूकंप हो गया। गिरा था क्या? तो पत्ता गिरा था। तो ये आपकी जितनी सेंसिटिविटी होती है या अपनी जितनी बुद्धि होते है उसके आधार पर, तो यहां भी हाँ देखो, अब पहली बात तो आप समझ लो कि मराठी मीडिया एंटायरली बीजेपी के खिलाफ है, मानो 95%। तो वो छोटा कुछ हो गया तो इतना बोलेंगे, तो वैसी बात नहीं है ना। देखो बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व उसको तो उद्धव ने मिट्टी में मिला दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। वो आज मुस्लिम एक 87 में बाला साहब ने हिंदुत्व की पताका अपने कंधे पर ली थी, और आज उद्धव ठाकरे, और उन्होंने बाला साहब ने बोला था मुझे मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है, और आज उद्धव बोलता है मुझे सिर्फ मुस्लिम वोटों की जरूरत है। उस पर मराठी मीडिया या मुंबई का मीडिया कितनी बात करता है? बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि उनको उद्धव की गलतियां ढक के रखनी है और इनकी जो नहीं भी है वो गलतियां दिखानी है। तो इसका बवाल कर दिया। एक दो जगह कुछ बदलापुर या ऐसे छोटी छोटी, जहां एक एमएलए तक चुनकर नहीं आता, ऐसे शहर में अगर नगर परिषद में कुछ हुआ है तो वो बीजेपी की, महाराष्ट्र की या देश की पॉलिसी नहीं होती। अब सर बीएमसी पर लौटते हैं, क्योंकि बीएमसी में तो 36 विधानसभा सीटें आती हैं इस क्षेत्र में, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये 29 नगर निगमों में इलेक्शन है, लेकिन सबसे ज्यादा बीएमसी अहम क्यों है? और इस बार बीएमसी में आपको सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है इस इलेक्शन में? बीएमसी का मतलब मुंबई होता है, और मुंबई का मतलब देश की ये फाइनेंशियल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। मानो अमेरिका का जैसा न्यूयॉर्क है, राजधानी तो वॉशिंगटन डीसी है, लेकिन न्यूयॉर्क देश की आर्थिक राजधानी, कैपिटल माना जाता है, वैसा मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है। और इसलिए, और दूसरी बात 29 जो है, 29 कारपोरेशन का जो बजट है ये मानो कुछ 1,90,000 करोड़ के आसपास जाता है, लेकिन उससे आधा, सिर्फ आधा 80,000 करोड़ तक अकेले मुंबई का है, 80 करोड़। तो इसलिए अहमियत मुंबई को है, बीएमसी को है। और मुंबई के आप देखो तो मुंबई का जो एक वार्ड है, मुंबई के एक वार्ड में जितना वोटर होता है, बदलापुर में पूरे सिटी का वोटर उतना ही होता है, एक वार्ड। इसकी ताकत समझाओ। और देश में कम से कम 8-10 राज्य ऐसे हैं उनसे भी बीएमसी का बजट बड़ा है। मिजोरम है, त्रिपुरा है, गोवा है, इवन केरला है। केरला से भी मुंबई बीएमसी का बजट बड़ा है, और इसलिए अहमियत जो दी जाती है वो बीएमसी को दी जाती है। इसका कारण वो है। अब सर लगभग 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, लेकिन लंबे समय से बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई है। बीते इलेक्शन में भी टक्कर जरूर थी शिवसेना के साथ, लेकिन मेयर नहीं बना पाई थी। इस बार क्या लग रहा है आपको कि बीएमसी का असली किंग कौन होने जा रहा है? आपका बेटा वगैरह बच्ची है कोई? नहीं सर, अभी नहीं है। अभी नहीं होगी, तो भी 2 साल की होगी शायद। वो अभी तक जर्नलिस्ट क्यों नहीं बना, ऐसा मैं आपको पूछूं? उसकी उम्र क्या है? 2 साल का बच्चा अभी तक जर्नलिस्ट क्यों नहीं बना, ऐसा सवाल अगर मैंने पूछा तो आपको क्या लगेगा? ये क्या आदमी बात कर रहा है? बीजेपी की मुंबई में ताकत बढ़ी है तो 2017 के बाद बढ़ी है। उसके पहले बीजेपी क्या थी? 2014 में पहली बार मुंबई में बीजेपी के कुछ 15 एमएलए चुनकर है। उसके पहले 2 या 3 होते थे। यानी मुंबई में बीजेपी की जो ताकत है वही अगर 2 या 3 एमएलए की 30-36 में थी, तो बीजेपी की उम्र 10 साल है। वो मेयर कब बनाएगा, कैसे बनाएगा?
लेकिन ये देखो, ये कैसा भूल भुलैया बना जाता। बीजेपी आज तक मुंबई में अपना मेयर नहीं बना पाई। अरे बीजेपी का जन्म मुंबई में कब हुआ है, महाराष्ट्र में कब हुआ है? 2014 तक या समझो 2090 तक, जब शिवसेना बीजेपी इकट्ठा होकर एक बड़ी ताकत बनी, तब तक बीजेपी के पूरे महाराष्ट्र में 12 या 16 एमएलए होते थे 288 में। 90 में पहली बार बीजेपी के 44 एमएलए बने। वहां से आप गिनना शुरू करो तो आप बीजेपी कहां पहुंची है बोलेंगे। तो मेरी बेटी आज सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर है और आपकी बच्ची अभी भी कुछ नहीं कर पाई, ऐसा मैं बोलूंगा तो वही एक गलत कंपैरिजन होती है। हाँ। तो आज तक बीजेपी नहीं बना पाई क्योंकि उनके पास ताकत नहीं थी। पिछली बार ये शिवसेना की पिछलग्गू जैसी पार्टी थी। 2014 और 2017 विधानसभा और कॉरपोरेशन चुनाव में पहली बार बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे से अलग लड़े और एक दूसरे से टफ फाइट देने लगे। 82 बीजेपी के कॉरपोरेटर थे, पार्षद थे, और शिवसेना के 84 थे। तो कहां से कहां बीजेपी पहुंची है। तो पहली बार अफगानिस्तान मैच में आ गया टूर्नामेंट में, और अफगानिस्तान आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, ऐसा हम बोल नहीं सकते। समझे मेरा मुद्दा, आप समझ पाएंगे। हाँ। तो लेकिन जीत तो होती है ना जब आप टूर्नामेंट में उतरते हो। बहुत सारे लोग होते यूपीएससी में ट्राई करते हैं, 4-4, 5-5 अटेम्प्ट करते हैं, तो पहली बार होते हो स्कॉलर होते। लेकिन जो एवरेज होते हैं उनको 4-5 टाइम लगता है ना, तो क्यों नहीं हुई, ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। ये सवाल गलत होता है, और अगर सवाल गलत है और उसका जवाब देने जाओ तो वो और गलत हो जाता है। तो इसलिए आज तक नहीं बना पाई क्योंकि उनकी ताकत ही नहीं थी। और शिवसेना भी आज तक खुद के बलबूते पर कभी भी मेयर नहीं ला सकी किसी का। मैंने आपको बता दिया 73 की बात, मुस्लिम लीग के सपोर्ट से बाला साहब ठाकरे ने सुधीर जोशी को मेयर बनाया था। तो बीजेपी का सवाल आता का है। हाँ, लेकिन जिद तो है। जब पॉलिटिक्स में उतरे तो हमारा प्रधानमंत्री बने, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारा मेयर बने, ये तो एम्बिशन होती है, इसीलिए तो पार्टियां उतरती है। तो इसलिए बीजेपी का मेयर नहीं बन पाया क्योंकि उनकी ताकत ही नहीं थी। हाँ, पिछले 2017 के चुनाव के बाद बीएमसी में बीजेपी की ताकत आहिस्ते आहिस्ते बनी है। 15 साल के बाद त्रिवेंद्रम में उनका मेयर बना है। हाँ। तो ये 15 साल पहले भी बोल सकते थे कि त्रिवेंद्रम में कभी बीजेपी का मेयर नहीं बना था। नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, आहिस्ता आहिस्ता पर। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है आज, उनके एम्बिशन है कि हमारी ताकत बढ़ी है तो हमारा मेयर होगा, और मैं भी मानता हूं कि होगा, लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सपोर्ट से बनेगा, ना कि अकेले के। मुझे अभी भी लगता कि बीजेपी अकेली बीएमसी में मेजॉरिटी लाएगी, क्योंकि 227 में 137 सीटें बीजेपी लड़ रही, तो उसमें से कम 120 115 लाना मुश्किल है बीजेपी के लिए। लेकिन मेयर बनेगा दोनों का मिलकर। क्या सर सबसे बड़े इस इलेक्शन में क्या जो जातीय समीकरण होता है या फिर धार्मिक के हिसाब से, क्योंकि बीते दिनों एक वारिस पठान का बयान उछलते उछलते आ गया कि हम चाहते हैं कि बीएमसी में कभी एक ऐसी महिला लड़की मेयर बने जो कि कलमा पढ़े, ये सारी चीजें जो बयान दे दिए जाते, क्या ये मैटर करता है बीएमसी के इलेक्शन में भी? मुंबई में कम से कम 1 लाख कुत्ते हैं, रोज भोगते हैं। मुझे अचरज है कि मीडिया उसका भोगना क्यों नहीं दिखाता। अरे कोई कुछ भी बोले उसकी खबर बन जाती है क्या, मेरी समझ में नहीं आता। उनका एक भी एमएलए मुंबई में नहीं है। हाँ, कुछ 4, 6, 8 कारपोरेटर बन जाएंगे, मेयर। यानी मुंबई की मीडिया पागल हो चुकी है कि ऐसी बात इग्नोर करना। रास्ते पर जाते हुए कुत्ता भौंकता है तो हम इग्नोर करते हैं। अगर इतना भी दिमाग अगर मुंबई के मीडिया में बचा नहीं है तो उन पर जवाब देना भी मुझे ये नहीं लगता। हाँ, वो इरिटेट करने के लिए, कुत्ता क्यों भौंकता है आप पर, वो कुत्ता आपको इरिटेट करना चाहता है। अगर आप इरिटेट होते हैं, असहज होते हैं, तो आपका संतुलन बिगड़ा है,
इतना ही उसका मतलब होता है। इसका मतलब यह है कि मुंबई की मीडिया का संतुलन बिगड़ा है कि कोई भी कुत्ता भौंकता है, चलो उसका खबर बना दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके 5 भी कारपोरेटर नहीं थे, आपका एक भी एमएलए मुंबई नहीं है, और आप बोल रहे कि हम बुरके वाली कलमा पढ़ने वाली को मेयर बना देंगे, तो मैं भी बोल रहा हूं भाऊ तौर से कर अपनी बच्ची को या अपनी नातिन को कल चांद पर भेज रहा है, करो खबर। क्यों नहीं करोगे खबर भैया? उसका कोई आधार चाहिए ना। अगर वारिस पठान बोल रहा है उसका कोई आधार नहीं है तो खबर कैसे बनती है? यानी मीडिया ने खुद को मजाक बना लिया। तो आप जैसे जो दिल्ली में या चंडीगढ़ में, कोलकाता में, बंगलोर में बैठे, वो मुंबई के मीडिया के आधार पर अपनी सोच बना लेते और हर बार गलत चल रहे। मैं मुंबई में बैठकर अगर बिहार के चुनाव के बारे में सही बोल सकता हूं तो ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले गलत क्यों थे? मैंने 200 बोला और सच निकला, तो कोई मैंने भविष्यवाणी की नहीं। मैं जो बातें आ रही थी उनका पोस्टमार्टम करके उससे सच निकलने की कोशिश करता था। वारिस पठान के बारे में, अरे ये तो कुत्ता है, उस पर ध्यान मत दो, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था। इसलिए बिहार में क्या होगा वो सच तक मैं पहुंच पाता था। पत्रकार बनना है ना तो जो कुछ कुत्ते भौंकते उसको मत सुनो। अगर भौंक रहे हैं तो भौंक रहा है उसका मतलब तो कुछ है, वो मतलब ढूंढने की कोशिश करो, ना कि भौंकने का आवाज जो है उसको पकड़ो। तो ठीक है, उसको नहीं, बोलने दो, वारिस उससे पठान तो सर जिस तरीके से वो तो बयानबाजी करता ही रहता है। सवाल इस बात का नहीं था, सवाल इस बात का सर मेरा था कि क्या बीएमसी के इलेक्शन में भी या जैसे बाकी जगहों पर देखने को मिलता है जातीय समीकरण या फिर मुस्लिम वोट बैंक, एमवाई फैक्टर जिसे कहते हैं, वाई तो नहीं है खैर, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक, तो क्या वो महत्वपूर्ण होता है? मुझे ये समझना था कि बीएमसी के हाँ इलेक्शन में भी बिल्कुल ये फैक्टर बिल्कुल। मैटर देखो करता है। मैंने बोला 73 में अगर मुस्लिम लीग नाम से 140 में 11 कारपोरेटर बने थे, आज मान लो दुगुना कारपोरेटर होने वाले, तो ठीक है ना, मुस्लिम कारपोरेटर कम से कम 25-30 हो गए, 40 तक हो सकते, लेकिन मेयर बनने के लिए नहीं इतने पूरे से ना, पर्याप्त नहीं है। तो कहने का मतलब है एक है कि उद्धव ठाकरे अगर आज मुस्लिम वोटों पर निर्भर है तो मुस्लिम वोट पूरे उनको नहीं मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाएगा। अभी अभी एक सर्वे भी आ गया, उसमें उन्होंने बताया कि 72% वोट एमवीए को यानी उद्धव को विधानसभा चुनाव में 14 महीने पहले मिला था, आज उसमें से ज्यादा 28% मिलेगा, यानी 44% घट जाएगा उसमें से। तो मुस्लिम वोट है लेकिन वो बिखर जाएगा, अबू आजमी के साथ जाएगा, नवाब मलिक के साथ जाएगा, ओवैसी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, उद्धव के साथ जाएगा। तो एक एक झूठ होकर, कंसोलिडेट होकर मुस्लिम वोट कोई परिणाम नहीं कर सकता, जितना हिंदू और हिंदू मराठी या मराठी इनका कंसोलिडेशन जितना है उतना बाकी नहीं है। इसलिए यह जाति पाति बोलने के लिए है, ये ऐसी चर्चा करने वालों को पता तक नहीं कि चुनाव कहां चल रहा है। 95% लोग मीडिया पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, देखते नहीं, और ये जो खबर करते हैं वो आपस में बैठकर करते हैं। आज तू क्या कर रहा है? अच्छा मैं मुस्लिमों को जिताते दिखाऊं, तू हिंदू को दिखा। ऐसी खबरें बन रही, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं 50 साल से 55 साल से पत्रकार हूं, मैंने इतना मजाकिया जर्नलिज्म देखा नहीं है, देखा नहीं है। इनको पता तक नहीं है क्या चल रहा है, किस ढंग से आरएसएस काम कर रहा है, किस ढंग से बीजेपी 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, और 6 महीने से ठाकरे बंधु एक दूसरे के घर में गणपति के लिए जाते, बर्थडे के लिए जाते। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। आप 6 महीने अलायंस करके एक साथ सीट का बंटवारा करके लड़ोगे, ये तक तय नहीं कर पाते और वो जीत जाने वाले, ये कहां से लाते हैं? ये जर्नलिस्ट कहां से ऐसी खबर लाते हैं कि ठाकरे बंधुओं का प्रभाव है? अरे उनके ही एक एक छोड़कर जा रहे हैं। एनसीपी की मुंबई की शरद पवार गुट की अध्यक्षा बीजेपी में चली गए एक दिन पहले। पवार की पार्टी का पुणे शहर का जो अध्यक्ष था वो 2 दिन पहले, पर्चे भरने के 2 दिन पहले कांग्रेस में चला जाता है।
जब प्रकाश आंबेडकर की बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस का सीट का बंटवारा हो गया, अलायंस हो गई, और 30 तारीख को जब आखिरी दिन था पर्चा भरने का, उस दिन प्रकाश आंबेडकर का प्रवक्ता घोषित करता है कि हमारे 18 जगह तो उम्मीदवार भरे ही नहीं। इसका मतलब समझते हो? आपके पास हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस ने जिस बहुजन आघाड़ी के साथ अलायंस किया है, गठबंधन किया है, उनके पास 62 में 18 सीटों पर हारने के लिए भी कैंडिडेट नहीं है। अगर हारने के लिए नहीं है तो आप जीतने वाले कैंडिडेट कहां से लाओगे? और अगर जीतने वाले नहीं है तो आप बीएमसी पर सत्ता कहां से लाओगे? यानी मेरे जेब में आज पैसा नहीं है, मेरे जेब में आज पैसा नहीं है, मैं दिवालिया हूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं रिजर्व बैंक खरीदने वाला हूं। ये खबर कैसी लगी? बढ़िया है कि नहीं? कल चला दो हेडलाइन करके कि भाऊ तोरसेकर दिवालिया हो गया और बहुत जल्दी रिजर्व बैंक खरीदने वाला है और रिजर्व बैंक के आधार पर पूरी अमेरिका परचेस करेगा। ये खबर होती है या मजाक होता है? ये तो बिल्कुल सही। कांग्रेस के पास आज कैंडिडेट लड़ने के लिए नहीं है, और इसलिए जो सत्ता में गठबंधन बैठा है, अजीत दादा, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, तीनों की पार्टियां पूरे 29 कॉरपोरेशन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे, अपोजिशन है ही नहीं मैदान में। यानी भारत की ए टीम, भारत की बी टीम, भारत की सी टीम, इनमें टूर्नामेंट चल रही है। और ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये तो है ही नहीं। तो टूर्नामेंट कौन जीतेगा? ए जीतेगा, बी जीतेगा या सी जीतेगा? लेकिन जीतेगा तो भारत। समझे आप? बिल्कुल इतना सिंपल है। जो चुनाव हो रहा है उसका आधार इतना सिंपल है कि पूना में बड़े एक दूसरे से गंदे गंदे आरोप बीजेपी और एनसीपी, अजीत दादा एक दूसरे पर कर रहे। कल्याण में 50-50 एकनाथ शिंदे और बीजेपी है। ठाणे में और मुंबई में इनका सीट का बंटवारा हो चुका है। बाकी जगह एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे, लेकिन दूसरी टीम है ही नहीं। बस एनडीए ए, एनडीए बी, एनडीए सी, ऐसी टीमों में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कौन जीतेगा ये समझाने की जरूरत नहीं है। कोई भी जीते एबीसी, उसमें भारत या एनडीए पक्का है। बिल्कुल। और जिस तरीके सर आपने कहा कि इस बार बीएमसी के इलेक्शन में मैदान में कोई दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि आपने यह भी कहा कि बीजेपी इस बार इतिहास बनाने वाली है, लेकिन एकनाथ शिंदे के बगैर ऐसा संभव नहीं है। सर मैं इसमें शरद पवार वाली जो भविष्यवाणी आपने लास्ट बातचीत में हमारे साथ की थी कि वो अजीत पवार और शरद पवार आपको हो सकता है कि बहुत जल्द नजर साथ में आ जाए, क्या प्रोग्रेस सर उसमें हुआ है उसके लास्ट खबर के बाद? अब नहीं, प्रोग्रेस क्या होगा? पवार की उम्र हो गई है, प्रोग्रेस क्या होगा? मुझे 85 उम्र है, उनको हिलना डुलना मुश्किल हो गया है, वो व्हील चेयर से घूमते हैं। उसमें प्रोग्रेस शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हो? उसको डिटोरेशन बोलते हैं, प्रोग्रेस नहीं बोलते। यानी हम शब्दों का मतलब, मायने गलत कितना निकालते हैं। और दूसरी बात है कि जो अब पवार के सब जो गेम्स थे वो उन पर उलट गए, पलट गए। और जब तक ये फाइनल नहीं होता कि सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी या न बनेगी, तब तक चाचा भतीजा साथ नहीं आएंगे। साथ आने की कोशिश की खबरें जरूर होगी, लेकिन वही तो बात है। मेरी जितनी जानकारी या समझ है, मोदी और शाह सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे, और नहीं लेंगे तो बाप अपने भतीजे के साथ नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन खेल खेलते रहेंगे, क्योंकि पत्रकार जैसे बच्चे, उनके लिए खिलौना भी जरूरी होता है ना। आजकल जर्नलिस्ट ये बच्चे हो गए, उनके सामने कोई खिलौना रखो तो खेलते। कोई तो झुंझुना हाथ में पकड़ा दो, क्या चाचा भतीजा साथ आ रहे, दो भाई 20 साल पहले मनमोहन सिंह देसाई की फिल्म में बिछड़े थे, अब साथ आ रहे, और साथ आने के बाद फिल्म खत्म होती है। आप समझते हो ना? मनमोहन सिंह की फिल्म, मनमोहन देसाई की फिल्म जो होती थी, वो हमेशा बचपन में मेले में भाई बिछड़ते थे, और जब साथ आते थे तो फिल्म खत्म होती है, फिल्म आगे नहीं बढ़ती।
आगे क्या हुआ ये मनमोहन देसाई कभी नहीं बताता। तो ठाकरे बंधु साथ में आने के बाद आगे क्या होगा ये सवाल ही गलत है। फिर फिल्म खत्म, कहानी खत्म। और सर बीएमसी के इलेक्शन को लेकर यह कहा जाता है कि ये देश की सियासत पर भी एक बड़ा प्रभाव डालता है। बीएमसी के इलेक्शन में इस बार सर आपको सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा नजर आ रहा है अभी जो इस वक्त वहां चीजें हो रही हैं? कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक को इंटरेस्ट भी नहीं है। खबरों में बहुत कुछ उछल कूद चल रही है, लेकिन आप आओ या आपका कोई दोस्त होगा मुंबई में, कॉमन है, जर्नलिस्ट नहीं है, ऐसा कोई दोस्त होगा आपका मुंबई में, उसको कॉल करो और पूछो क्या चुनाव चल रहा है, क्या उथल पुथल है, बोले चुनाव हो रहा है, ऐसा उल्टा सवाल पूछेगा। उसको आम जनता को पता तक नहीं चुनाव होने वाला है, लोग अपने काम में लगे हैं। ये मीडिया में चोर शोर से चुनाव चल रहा है, बाकी जमीन पर कोई चुनाव वगैरह नहीं है। हाँ, उस दिन होगा, आसपास के कार्यकर्ता बोलेंगे, लोग जाकर वोटिंग करेंगे, लेकिन 55-60% से ज्यादा वोटिंग होगा नहीं, ये भी मैं आज आपको गारंटी से बोल रहा हूं, गारंटी से। क्योंकि लोगों एक के बाद एक चुनाव आ रहे हैं, लोग थक जाते हैं, यार क्या रोज का झंझट है, ये इसको गाली दे रहे हैं, उसको देखो, कोई आसपास पड़ोस में झगड़ा होता है, हमको इंटरेस्ट होता है, हम झांक कर देखते हैं, लेकिन हर दिन जिसके घर में झगड़ा होता है आप वो आवाज भी इग्नोर करने लगते हो। तो जिस ढंग के ये खबरें पूरी पॉलिटिकल बन चुकी है ना, उससे मुंबई का तंग आ चुका है। ये क्या, एक रोज उठकर संजय राउत कुछ भी बोलेगा, ये दिखाएंगे, इसलिए इनकी टीआरपी खत्म हो चुकी है। आपको मालूम है पिछले विधानसभा चुनाव में ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले एक मेरे बड़े परिचित है, उन्होंने बताया कि सब महाराष्ट्र की विधानसभा जो है चुनाव, उसमें जितना पूरे सब पार्टियों का मिलकर 1000 करोड़ का बजट है, और उसमें डिजिटल मीडिया के लिए 650 करोड़ और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए सिर्फ 300-350 करोड़। यानी मेन स्ट्रीम मीडिया की कीमत कितनी घट गई है आपको पता चलेगा। मैंने बोले ये क्या मतलब है, तो बोले नहीं, हम कुछ यूट्यूबर्स है, डिजिटल पोर्टल है, उनको ज्यादा मैनेज करते हैं। अब चैनल वाले वगैरह है, उनसे कुछ चुनाव में फायदा नहीं मिलता। ये इज्जत कितनी निकल गई है मेन स्ट्रीम मीडिया की, ये आपको पता चलेगा। तो इसलिए चुनाव जो हो रहा है ना, वो आम जनता वोटर के लिए चुनाव है ही नहीं। लेकिन क्या होता है, बासी चीज कोई होती है ना, उसको तड़का लगाओ, तो तड़का लगा पर वही खाते हैं ताजा बनकर। तो मीडिया में चुनाव को तड़का लगा लगा के स्वाद लाने की कोशिश हो रही है, ये बात सच है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पहचान का कोई मुंबई में है लेकिन जर्नलिस्ट नहीं है, उसको पूछो चुनाव के बारे में, तो आपको असली रिपोर्ट मिल जाएगी। सर, महाराष्ट्र के बारे में देवेंद्र फडणवीस को लेकर जब मैंने पढ़ा था बीते इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव के दौरान, तो ये मुझे पता चला कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुंबई को लेकर उनका एक विजन अलग है। वो मुंबई को विकास के लिहाज से बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ऐसा विजन किसी और नेता के पास भी नजर नहीं आता है। फिर चर्चाएं ये भी होती हैं कि देवा भाऊ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी कर रहे हैं, कुछ वैसे भी कदम उठाने से वो पीछे नहीं हटते। मुझे जरा बताइए, देवेंद्र फडणवीस का कद लगातार कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो दिल्ली तक भी पहुंचती है खबरें इतने बड़े नेता की? क्या है, देखो, ये यहां अटल सेतु हो गया, मुंबई से रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, समुद्र में सबसे, एशिया का सबसे लंबा ब्रिज बन गया, अंडरग्राउंड मेट्रो हो गई, कम से कम 8-10 लाइन मेट्रो की बन गई है, बड़े बड़े रास्ते बन रहे, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे। ये नए नहीं है, देवेंद्र फडणवीस आने के पहले से ये प्रपोज प्रोजेक्ट थे, और कम से कम 25-30 सालों से, 80 के दशक से पड़े हुए प्रोजेक्ट थे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उसका स्टडी किया और उसको एक्टिवेट किया और शुरू हो गए। तो बात साफ है। अगर मेरा उदाहरण दूंगा, मैं जब कॉलेज में था 67-68 में, तो जो मुंबई का प्रभा देवी, दादर में प्रभा देवी का सिद्धिविनायक मंदिर है, उसके सामने एक गोडाउन था। उस गोडाउन के दीवार पर
अंडरग्राउंड रेलवे का प्रभा देवी स्टेशन ऐसा लिखा था और नीचे एरो लगाया था, बाण लगाया था, तीर दिखाया था कि नीचे एरो दिखाया था कि यहां होगा। कब कब की बात बोल रहा हूं, 70 की, यानी आज से पीछे जाओगे तो 55 साल पुरानी बात है। मेट्रो ये कब हुई शुरू? 2014 के बाद। कितने साल निकल गए? 45 साल। तो मैं बूढ़ा हो चुका ना, कॉलेज में जाता था, मेरी शादी हो गई, मेरे बेटी की शादी हो गई, घर में हमारी नातिन आ गई, बच्चा आ गया, तीसरी जनरेशन आ गई, तब किसी ने पूरा किया है तो मैं खुश रहूंगा ना कि एक चीफ मिनिस्टर मिला जिसने करके दिखाया। बाकी सब हवा में बातें करते थे, बस हवा में बातें करते थे। तो इसके लिए जो ऐसा कुछ करके दिखाता है, मोदी के बारे में और क्या है, मोदी का करिश्मा का मतलब क्या है कि करके दिखा रहे हैं इंसान। बाकी सब बोलते थे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। राजीव गांधी को आपको याद, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन राजीव गांधी की भाषा होती थी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको देखना पड़ेगा, हम देखेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अगर करने वाला आ जाता है तो फर्क पड़ता है। आपका भला हो बोलने वाले बहुत फकीर होते हैं, लेकिन 2 रोटी देने वाला लोग बोले तो ये तो भगवान है, ये तो अल्लाह ईश्वर है। बाकी फकीर होते भला हो बोलकर निकल जाते। तो अगर सामने भगवान खड़ा हो जाए तो आप फकीर को कीमत नहीं दोगे, साधु को कीमत नहीं दोगे। बस देवा भाऊ की बात वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसलिए लोग भरोसा करते। एक समय ये 15-20 साल पहले, 30 साल पहले यंगेस्ट मेयर था नागपुर का, और मुंबई में आकर डेवलप कर रहा है, क्योंकि वो करना चाहता है। लोग आज ढूंढ रहे हैं कि कौन काम करने वाला है। बातें करने वाले तो बहुत होते हैं ना, बातों में क्या, मैंने बोला ना कि मैं कल चांद पर मेरी बेटी को भेज रहा हूं, बोलने में क्या जाता है। वचने किम दरिद्रता, ऐसा संस्कृत वचन है, तो बिल्कुल वैसा है। बातें तो बहुत, संजय राउत तो बोल रहे थे कि 25 साल बीजेपी को सत्ता में आने का सपना भी देखने की जरूरत नहीं। आज हालत ऐसी है कि अगले 15 साल इनका मेयर मुंबई में लाने का सपना भी नहीं देख सकते। तो बातें करना आसान होता है, एक कदम चल के दिखाओ। मैं इसीलिए एक उदाहरण हमेशा देता हूं। अगर आपकी वाइफ ने आपको बोला जरा जाओ मंडी में और आज के लिए क्या सब्जी चाहिए तुम लेकर आओ, नहीं ला सकते, उसको ही पूछोगे क्या क्या लाओ, पूछते हो कि नहीं? ईमानदारी से बोलो। बिल्कुल सर। आप अपने घर की सब्जी तय करने की हिम्मत नहीं रखते और बोलते कि मोदी गलत है। अरे समझो यार, समझो। तो बातें करना आसान होता है। आप अपनी बीवी को बोलोगे क्या सब्जी बनाई है, बोलते हो कि नहीं? लेकिन करके बताओ एक दिन, वो करती है, चुपचाप खाते जाओ, वो ईमानदारी होगी, उसमें खोट मत निकालो। क्योंकि मैं अपनी बारी में बोलता हूं हमेशा कि इतना आसान नहीं है, दूसरे का काम बहुत आसान लगता है। तुम करने जाओ तो घर में झाड़ू लगाना बड़ा मुश्किल होता है, एक दिन करके देखो। मैं उस काम वाली को बहुत महान मानता हूं, क्योंकि वो इतने कम समय में पूरा साफ कर लेते, मुझे नहीं आता। तो इसलिए देवा भाऊ को अगर, क्योंकि वो करके दिखा रहा है। जो जिसका भूमि पूजन करता है उसका उद्घाटन भी करता है। कितनी अजीब बात है देखो। नहीं तो नेहरू ने शुरुआत की, राजीव गांधी आ गए, तब तक भी उद्घाटन नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर हम इस जमाने में निकल आए तो फर्क होता है। सर क्योंकि माफी चाहूंगा, समय तो आपने इतना ही दिया था, लेकिन एक सवाल आखिरी मेरा रह गया था, अगर आप उसका जवाब दें तो। बीएमसी के इलेक्शन से जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि उसके बाद विधानसभा इलेक्शन भी है और वो भी 6 राज्यों में है, उस पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ का क्या रोल होने वाला है? क्योंकि शरद पवार पहले कह चुके हैं पिछले इलेक्शन में कि योगी ने आके लास्ट मौके पर खेल पलट दिया था, तो योगी आदित्यनाथ फिर आ रहे हैं बीएमसी में। नहीं, मुंबई महाराष्ट्र के चुनाव में कोई लड़ाई है ही नहीं। मैंने आपको बोला कम से कम 20 जगह बीजेपी के मेयर बनेंगे, 5 जगह
उनके दोस्तों के मेयर बनेंगे, और शायद 4 जगह, भिवंडी है, मालेगांव है, जहां मुस्लिम बहुल है, वहां शायद इनके नहीं होंगे, लेकिन 25 जगह तो एनडीए के मेयर बनेंगे। और बाकी जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में है, उस पर मुंबई का प्रभाव नहीं होगा। हाँ, इस पर लोगों की नजर रहती है कि हाँ भाई बीजेपी जीत रही क्योंकि लोग काम कर रहे, तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन वहां का विधानसभा चुनाव भी एक तरीके से लोकल होता है। जैसे झारखंड में देखा, महाराष्ट्र में एक तरफ था, झारखंड दूसरी तरफ था, क्योंकि आपको चुनाव लड़ते हो तो अलग अलग फैक्टर ध्यान में लेने पड़ते हैं। लोकल कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए, पार्टी का काम भी अच्छा होना चाहिए, लोगों को आश्वस्त भी करना चाहिए, आपके अपोजिशन पूरा का पूरा नालायक होना चाहिए। ये सब अपोजिशन का भी, मेरी जीत में अपोजिशन का भी एक योगदान होता है, ये मत भूलो। मोदी जी 2014 में इतना बड़ा भारी बहुमत सिंगल पार्टी 8 चुनाव के बाद लाए, लेकिन उसमें कांग्रेस का, राहुल गांधी का योगदान कम नहीं था। इस ढंग से राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने काम पिछले 5 साल में किया था कि भाई इमरान खान आए तो चले, लेकिन कांग्रेस और यूपीए नहीं चाहिए। यहां तक जब आप माइंडसेट लाके रखते हो तो मोदी का काम आसान हो जाता है, और इसलिए मैं अपोजिशन का योगदान भी इंपॉर्टेंट मानता हूं। और मुंबई में उद्धव ठाकरे हो या महाराष्ट्र में शरद पवार वगैरह का योगदान वैसा है। बीजेपी आसानी से जीत रही है, इसमें बड़ा योगदान या अपोजिशन लोगों का भी ज्यादा है। सिर्फ अपनी ताकत है या क्षमता है इसलिए बीजेपी नहीं जीतती, उसमें अपोजिशन का भी योगदान है। और योगी जी सर? योगी तो प्रचार के है ना, वो बीजेपी के, मैं बीजेपी का तो है। योगी अपने तरीके से, हिमंत विश्व शर्मा, ये सब देखो, बीजेपी अपोजिशन की कंप्लेंट ये है पाकिस्तान जैसी है कि ये क्यों विराट कोहली को खेल में लाते हैं, ये क्यों रोहित शर्मा को खेल में लाते हैं। यानी पाकिस्तान की टीम बोलेगी कि आपके खिलाड़ी कौन हो, ऐसा नहीं हो सकता ना। बीजेपी के पास जो खिलाड़ी है उनको लाकर ही बीजेपी मैच खेलेगी, और आप अच्छे खिलाड़ी तैयार करो, आप जीत जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और लड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना भी प्रसाद चढ़ाऊं, लेकिन मेहनत नहीं करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद नहीं करता। प्रसाद चढ़ाने से कोई जीतता नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सर, एक बार आप फिर से जुड़े, हमारे साथ समय निकाला, और इस बार तो आपने एक बड़ी बात कह दी। जिस तरीके से लास्ट टाइम आपने एक भविष्यवाणी की थी, एक और भविष्यवाणी दर्शकों के लिए यह है कि भाई बीएमसी में इस बार बीजेपी खेल करने वाली है, मेयर भी बनने वाला है, लेकिन एकनाथ शिंदे के बगैर ऐसा संभव नहीं है। दूसरी तरफ सर ने एक बार फिर से वही दोहराया कि मैदान में दूसरा कोई है ही नहीं, मैदान में लड़ने के लिए विपक्ष है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा कर रहे हैं और सिर्फ डरे बैठे हुए हैं। इसी को लेकर सबसे ज्यादा बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान वाला ही हाल दिखाई देता है इन लोगों का, जो इन्होंने सियासी हालात बना दिए। बाबू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम आपको एक बार फिर, आप हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। जय हिंद।